नमस्कार दोस्तों, भटनेर आईएएस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है हरप्रीत सिंह। दोस्तों, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर्स एमसीक्यूज की सीरीज में ये हमारा 8वां लेसन है। तो पहला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रसंविधाबद्ध सिविल सेवा का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी जाने लगी। तो इस प्रश्न का उत्तर अगर आप देना चाहें तो आप स्क्रीन को पॉज कीजिए, अपना आंसर मार्क कीजिए, अदरवाइज मैं आपको आंसर बता रहा हूं दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो कि उस वक्त बंगाल के गवर्नर जनरल थे, उन्होंने 1793 में, ठीक है, 1793 1793 इसमें प्रसंविधाबद्ध सिविल सेवा का सृजन किया और यही सेवा आगे चलकर इंडियन सिविल सर्विस कहलाई। ठीक है, तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ऐसे गवर्नर जनरल थे, बंगाल के गवर्नर जनरल। ठीक है, उस वक्त तक भारत का गवर्नर जनरल नहीं कहा जाता था गवर्नर जनरल को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 1793 ईस्वी में एक विनियम द्वारा जिला कलेक्टर को उसकी न्यायिक शक्तियों से वंचित कर दिया गया और केवल संग्राहक अभिकर्ता बना दिया गया। ऐसे विनियमन का क्या कारण था? तो 1793 में कलेक्टर की शक्तियां काफी कम कर दी गई थी दोस्तों। ठीक है, और मैंने पिछले प्रश्न में आपको बताया था कि 1793 में ही भारत की सिविल सेवा का, प्रसंविधाबद्ध सिविल सेवा का सृजन किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। तो आप लोग जानते हैं कि ये कॉर्नवालिस का टाइम है। ठीक है, तो कॉर्नवालिस ने ही जिला कलेक्टर की शक्तियां कम की होंगी, आप यहां से समझ जाइए। तो इस सवाल का जो जवाब है वो आपको दे देता हूं दोस्तों। आपके सामने ये चारों ऑप्शंस लिखे हुए हैं, आप इन ऑप्शंस को देख सकते हैं। तो उत्तर मैं आपको दे देता हूं। इसका जो आंसर है वो है दोस्तों सी। ठीक है, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो कि उस वक्त बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसने सोचा कि जिला कलेक्टर में बहुत सारी शक्तियां हैं। ठीक है, जिला कलेक्टर को एडमिनिस्ट्रेशन की भी शक्तियां मिली हुई हैं, कानून व्यवस्था की हैं, उसके पास शक्तियां रेवेन्यू को इकट्ठा करने की शक्तियां उसके पास हैं। तो जिला कलेक्टर के पास बहुत सारी शक्तियां हैं। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस इससे काफी सतर्क हो गया था। उसने महसूस किया कि कलेक्टर की शक्तियों को कुछ कम करना चाहिए, तो उसने कलेक्टर की शक्तियों को कम किया। और किस प्रकार से कम किया आप देख सकते हैं। जिला कलेक्टर को न्यायिक शक्तियों से तो वंचित कर दिया और केवल संग्राहक अभिकर्ता, मतलब रेवेन्यू को इकट्ठा करने वाला एक कर्मचारी बना दिया, या कह सकते हैं अधिकारी बना दिया। ठीक है, तो इसका हमारा जो आंसर है वो है सी, कि लॉर्ड कॉर्नवालिस जिला कलेक्टर में इतनी सारी शक्तियों को देखना पसंद नहीं करता था। ठीक है, बाकी इस पूरी व्याख्या को आप यहां से देख सकते हैं। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, पानीपत की तीसरी लड़ाई से जुड़ा हुआ, और पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? अगर आपको इतना मालूम है तो आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। पहले प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है कि अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का तात्कालिक कारण क्या था? तो पानीपत की जो तीसरी लड़ाई थी, तीसरा युद्ध था पानीपत का, वो अहमद शाह अब्दाली और दूसरी शक्ति थी मराठे। तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में ये युद्ध हुआ था। और अगर आपको इतना मालूम है तो आप इस सवाल का जवाब आसानी से दे देंगे, क्योंकि ये जो चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें केवल ये जो पहला ऑप्शन दिया गया है, इसी में मराठों का जिक्र है। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ए, कि अहमद शाह अब्दाली मराठों द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था। तो दोस्तों, ये वो दौर था जब भारत में मराठे सबसे बड़ी ताकत थे। ठीक है, 1761 में मराठों के बीच और अहमद शाह अब्दाली के बीच में यह युद्ध हुआ था। और इस वक्त तक मराठे भारत में सबसे बड़ी ताकत थे। मराठे लाहौर और अटक तक पहुंच गए थे पंजाब में। ठीक है, तो मराठों का झंडा पूरे देश में लहरा रहा था, और ऐसे में लाहौर से तैमूर शाह को भगाया जाना अहमद शाह अब्दाली को रास नहीं आया, और अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण कर दिया मराठों के ऊपर। ठीक है, तो अब यहां से यह तय होना था कि अगर तो मराठे इस जंग में जीत जाते तो यह हो जाता कि आगे आने वाले समय में भारत की सबसे बड़ी शक्ति या केंद्रीय शक्ति मराठा शक्ति हो जाती। ठीक है, लेकिन अहमद शाह अब्दाली द्वारा मराठों को इस लड़ाई में हरा दिया गया, और इसके परिणाम स्वरूप यह तय हो गया कि भारत की अगली बड़ी शक्ति अब मराठा शक्ति नहीं होगी, वो होगी ब्रिटिश शक्ति। ठीक है दोस्तों, तो ये जो लड़ाई थी पानीपत की तीसरी लड़ाई, इसने सबसे बड़ा काम यह किया कि मराठों से एक प्रकार से जो केंद्रीय सत्ता में आ सकते थे, यह मौका छीन लिया, और यह मौका अपने आप ऑटोमेटिकली ब्रिटिश शक्ति के पास चला गया। ठीक है, तो इनडायरेक्ट फायदा, सबसे बड़ा फायदा
पानीपत की तीसरी लड़ाई का वो ब्रिटिश शक्ति को हुआ था, क्योंकि ब्रिटिश शक्ति भी इस वक्त अपने उभार पर थी। आप लोग जानते हैं कि 1757 में प्लासी की लड़ाई जीत चुकी थी ब्रिटिश शक्ति, है ना। तो यहां से ब्रिटिश शक्ति को मौका मिल गया था भारत की केंद्रीय शक्ति बनने का। आगे बढ़ते हैं। पौंडीचेरी वर्तमान पुडुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पौंडीचेरी के संदर्भ में ये 3 कथन दिए गए हैं, आपको तीनों कथनों को पढ़ना है और देखना है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं। तो इस सवाल का जवाब अगर आप देना चाहें तो आप दे दीजिए, अन्यथा दोस्तों मैं इसका आंसर आपको बता रहा हूं। तो इस सवाल का जो जवाब है वो है ए, केवल एक, यानी कि ये जो केवल पहला कथन है वही ठीक है, बाकी के नीचे वाले दोनों ही कथन गलत हैं। ठीक है, तो पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थी। अब जाहिर है दोस्तों, पुर्तगाली भारत में सबसे पहले आए थे और इन्होंने ही शुरुआत भी की थी एक प्रकार से भारत में अलग अलग लड़ाइयां जीतने की। ठीक है, मतलब यूरोपीय शक्तियों के द्वारा। तो पुर्तगालियों ने ही पौंडीचेरी पर सबसे पहले कब्जा किया था। लेकिन ये जो दिया गया है पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी शक्ति फ्रांसीसी शक्ति, तो ये नहीं दोस्तों, दूसरी शक्ति डच शक्ति थी, यानी कि जो हॉलैंड की कंपनी आई थी उन्होंने दूसरी बार कब्जा किया था। ठीक है, और अंग्रेजों ने काफी आगे जाकर पौंडीचेरी पर कब्जा किया था। 1761 में ही यह कब्जा किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। हालांकि बाद में अंग्रेजों ने फिर से फ्रांसीसियों के साथ हुए समझौते के फलस्वरूप पौंडीचेरी फ्रांसीसियों को दे दिया था। तो आगे लगातार फ्रांसीसियों का कब्जा बना रहा था पौंडीचेरी के ऊपर। तो इस सवाल का जवाब है, पहले कब्जा किया था पुर्तगालियों ने, दूसरे नंबर पर कब्जा किया था डचों ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्विष्ट अनुदेश प्रपत्र यानी कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को वर्ष 1950 में भारत के संविधान में किस रूप में समाविष्ट किया गया? तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं दोस्तों ये जो प्रश्न है ये एक प्रकार से आप समझ सकते हैं कि ये संविधान का प्रश्न भी हो जाता है और आधुनिक भारत के इतिहास से जुड़ा हुआ प्रश्न भी हो जाता है, क्योंकि भारत सरकार अधिनियम 1935 की बात की गई है और भारत के संविधान की बात की गई है। ठीक है, तो 1935 की बात है तो हम इसको आधुनिक भारत का प्रश्न भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इस सवाल का जो जवाब है वो है हमारा बी, राज्य के नीति निदेशक तत्व। ठीक है दोस्तों, आप प्रश्न की लैंग्वेज से ही समझ सकते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्विष्ट अनुदेश पत्र, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, यानी कि निर्देश देने का जो टूल था। तो ये जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं ये भी निर्देश ही देते हैं दोस्तों सरकार को। ठीक है, ये सरकार को निर्देश देते हैं कि आप इस प्रकार से शासन कीजिए, इस प्रकार से राज कीजिए। ठीक है, और ये जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं ये निर्देश देते थे उस वक्त के जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे भारत के अंदर। ठीक है, तो ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत सरकार अधिनियम 1935 लाया गया था और इसमें अपने ही गवर्नर जनरल को कुछ निर्देश दिए गए थे कि इस तरह से भारत का कानून, भारत का शासन प्रशासन चलना चाहिए। ठीक है, तो 1935 के भारत शासन अधिनियम में ये अनुदेश प्रपत्र रखा गया था जिसको कहते थे इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, और लगभग ऐसे ही राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं। हालांकि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि राज्य के नीति निदेशक तत्व जो हैं ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, लेकिन ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन से भी काफी हद तक मिलते जुलते हैं। ठीक है, इस बात को भी आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है साइमन कमीशन से जुड़ा हुआ प्रश्न है, साइमन कमीशन की संस्तुतियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपको यहां पर 4 कथन देखने हैं और इनमें से सही कथन आपको देखना है। आप लोग जानते हैं दोस्तों साइमन कमीशन भारत में आया था और इसका काफी विरोध हुआ था। ठीक है, इसका विरोध करते हुए लाला लाजपत राय जी को काफी चोट आ गई थी और आगे जाकर उनका देहांत हो गया था और उन्हीं की मृत्यु का बदला लेने के लिए भगत सिंह और उनके साथियों ने सैंडर्स पर गोलियां चला दी थी। खैर ये एक अलग कहानी है, लेकिन हम साइमन कमीशन की बात करें तो साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ था। ठीक है, तो ये भारत की संवैधानिक स्थिति का जायजा लेने के लिए भारत में आया था और इस कमीशन को ड्यूटी दी गई थी कि भारत के राजनीतिक भविष्य पर आप निर्णय कीजिए। ठीक है, यानी कि भारत का एक प्रकार से नया संविधान तय करना था इस कमीशन को। इस कमीशन को इंग्लिश में भी स्टैट्यूटरी कमीशन टू इंडिया कहा गया था। ठीक है, इस कमीशन में दोस्तों सातों के सातों मेंबर ब्रिटिश मेंबर्स थे और इसीलिए इसका भारत में बहुत ज्यादा विरोध हुआ था कि कोई भी भारतीय इस कमीशन का मेंबर नहीं है। ठीक है, तो इसने कई सारी अपनी संस्तुतियां दी थी और उनमें से जो इनकी एक संस्तुति थी वो ये है, ए,
ठीक है, तो हमारा यहां पर आंसर हो जाएगा ए कि साइमन कमीशन ने प्रांतों में द्वैध शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संस्तुति की थी। ठीक है, प्रांतों में उस वक्त द्वैध शासन चल रहा था, तो उसकी जगह पे प्रांतों में अब उत्तरदायी सरकार आए, ऐसा कहा था साइमन कमीशन ने। और ये भारत सरकार अधिनियम जो 1935 का आया था उसमें ये बात कही भी गई थी। ठीक है, 1935 के अधिनियम में ये वाली बात साइमन कमीशन से ही आई थी। तो ये है दोस्तों इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1906 में विख्यात कलकत्ता अधिवेशन में 4 संकल्प पारित किए गए थे। सूरत में 1907 ईस्वी में हुए कांग्रेस के अगले अधिवेशन में इन चारों संकल्पों को स्वीकार करने अथवा उन्हें अस्वीकार करने के प्रश्न पर कांग्रेस में विभाजन हो गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक संकल्प इन चारों संकल्पों में नहीं था? तो 1906 में दोस्तों 4 संकल्प जो लिए गए थे वो थे, एक तो था स्वदेशी का संकल्प, ठीक है, दूसरा था राष्ट्रीय शिक्षा का संकल्प, और तीसरा था बहिष्कार का संकल्प, और इसके साथ जो चौथा संकल्प था वो था स्वशासन का संकल्प। ठीक है, तो ये 4 संकल्प 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में लिए गए थे, और 1907 में जो सूरत में अधिवेशन हुआ था इन्हीं चारों के ऊपर चर्चा होनी थी। लेकिन यहां पर काफी गतिरोध उत्पन्न हो गया और कांग्रेस का विभाजन हो गया था गरम दल और नरम दल के अंदर, आप लोग जानते हैं। ठीक है, कांग्रेस का विभाजन हो गया था। और दोस्तों 1906 में ये जो कलकत्ता का अधिवेशन हुआ था ये बंगाल विभाजन के मुद्दे पर हुआ था। ठीक है, 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा, आप लोग जानते हैं। तो इसीलिए कलकत्ता का अधिवेशन काफी इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद 1907 का सूरत अधिवेशन भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन इस सवाल का जो जवाब है वो दोस्तों ये है कि जो 4 संकल्प लिए गए थे 1906 के अंदर, उनमें ये वाला संकल्प नहीं था ए। तो हमारा आंसर है ए, बंगाल के विभाजन का संकल्प या बंगाल के विभाजन को रद्द करने का कोई संकल्प 1906 में नहीं रखा गया था। 3 संकल्प ये हैं जो मैंने आपको बताए, साथ ही चौथा था स्वशासन। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले ये एक अपील है दोस्तों कि इस वीडियो को कृपया लाइक कीजिए अगर आपको अच्छी लग रही है तो, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि जब भी मैं कोई नया लेसन डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। खैर आगे बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत सी राजगोपालाचारी ने द वे आउट नाम से एक पैम्फलेट जारी किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव इस पैम्फलेट में था? ठीक है, तो दोस्तों यहां पर आपको ये 4 कथन दिए गए हैं और आपको देखना है कि इन चारों कथनों में से कौन सा एक प्रस्ताव इस पैम्फलेट में मौजूद था। ठीक है, तो अगर आपको मालूम है तो इसका आपको पता है। ठीक है, यानी कि एक प्रकार का फैक्चुअल प्रश्न है, तो इसका जवाब मैं आपको दे देता हूं दोस्तों। इस प्रश्न का आंसर है डी, संवैधानिक गतिरोध का हल। तो संवैधानिक गतिरोध जो उस वक्त चल रहा था उसके हल के लिए सी राजगोपालाचारी ने द वे आउट नाम से एक पैम्फलेट जारी किया। तो ये टाइम था दोस्तों 1944 का। ठीक है, ये लिखा हुआ है भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था, काफी लंबे समय तक चलता रहा था, और उसी के बीच में 1944 में सी राजगोपालाचारी ने द वे आउट नाम से एक पैम्फलेट जारी किया। ठीक है, और इसमें सी राजगोपालाचारी ने अंग्रेजों से मांग की थी कि भारत को आजादी दे दी जाए। ठीक है, जो भारत की आजादी की मांग है कांग्रेस की उसको पूरा किया जाए, और साथ ही इन्होंने अपने इस पैम्फलेट में मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों को संबोधित करते हुए कहा था कि वे मिलकर भारत के प्रांतों में सरकार बनाएं। लेकिन जो मोहम्मद अली जिन्ना थे वो अपनी बात पर अड़े हुए थे कि भैया उनको तो पाकिस्तान बनाना ही बनाना है, कैसे भी उनको पाकिस्तान बनाना है। तो ये जो द वे आउट नाम का जो पैम्फलेट था ये भी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया था जिन्ना के अड़ियल रवैये के चलते। गांधी जी इवन इस चीज के लिए तैयार थे कि कांग्रेस मुस्लिम लीग के साथ मिलकर भारत में सरकार बना लेगी, लेकिन जिन्ना तैयार नहीं थे। आगे बढ़ते हैं। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या था? तो स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण दोस्तों ये प्रश्न कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, मेरे ख्याल से आप आसानी से इसका आंसर दे देंगे। तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो है ए, लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन। तो लॉर्ड कर्जन द्वारा दोस्तों आप जानते हैं 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया गया था। जुलाई 1905 में कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की थी और बंगाल विभाजन हो गया था इसी के चलते। इसीलिए भारत में बड़े पैमाने पर कई तरह के आंदोलन हुए और उनमें एक स्वदेशी आंदोलन भी था। ठीक है, तो स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालिक कारण था लॉर्ड कर्जन द्वारा
किया गया बंगाल का विभाजन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों यहां पर दो कथन दिए गए हैं और आपको देखना है कि ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं। तो पहला कथन देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी को चंपारण आने तथा कृषकों की समस्या की जांच के लिए राजी किया। दूसरा, चंपारण जांच में आचार्य जेबी कृपलानी महात्मा गांधी के निकट सहयोगियों में से एक थे। तो इन कथनों में से कौन से सही है? तो इसका जो जवाब है दोस्तों वो दे देता हूं मैं आपको। इस प्रश्न का जवाब है बी, केवल दो। मतलब केवल ये सही है, जो ऊपर वाला कथन है ये गलत है, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद महात्मा गांधी के साथी तो थे चंपारण आंदोलन के दौरान, लेकिन उन्होंने बुलाया नहीं था महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी को चंपारण में बुलाने वाले थे राजकुमार शुक्ल। ठीक है, राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को निमंत्रण दिया कि वो चंपारण आए और कृषकों की जो समस्या है उसको देखें और उसके बाद आगे की रणनीति बनाएं कृषकों की समस्या को दूर करने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि चंपारण जो आंदोलन था ये गांधी जी का पहला महत्वपूर्ण आंदोलन था भारत के अंदर। 1917 में जो चंपारण बिहार के जो कृषक थे वो काफी परेशान थे तीन कठिया पद्धति के चलते। ठीक है, तीन कठिया पद्धति के बारे में मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं इसी सीरीज के कुछ वीडियोस में। थोड़ा सा बता देता हूं कि तीन कठिया पद्धति दोस्तों, उस वक्त के जो अंग्रेज जो गोरे बागान मालिक थे वो चंपारण के कृषकों को मजबूर करते थे कि कृषक अपने खेतों के अंदर नील की खेती करें। ठीक है, और मान लो कृषक का जितना भी खेत है उसके 3/20वें भाग के अंदर नील की खेती करें। ठीक है, तो कृषक काफी मजबूर रहते थे नील की खेती करने के लिए और उनके लिए कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो गई थी। तो गांधी जी को बुलाया गया था राजकुमार शुक्ल के द्वारा चंपारण में, और इसके बाद गांधी जी वहां पर आए और उन्होंने भारत में अपना पहला आंदोलन किया। तो इस आंदोलन में गांधी जी के जो साथी थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे, ये देखिए आचार्य जेबी कृपलानी भी थे, यही राजकुमार शुक्ल भी थे, इनके अलावा मजहरुल हक, महादेव देसाई, नरहरि पारेख, कई लोग थे जो महात्मा गांधी के साथ थे चंपारण आंदोलन के दौरान। आगे बढ़ते हैं। 1931 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए जिसकी अध्यक्षता सरदार पटेल कर रहे थे, किसने मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प पर प्रारूप दिया था? ठीक है, तो 1931 का जो कांग्रेस का अधिवेशन था उसमें मूल अधिकारों और आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूपित करने वाले थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो ये संकल्प इन्होंने दिया था इस अधिवेशन में, मतलब इस संकल्प को प्रारूपित भी किया था, मतलब ड्राफ्ट किया था इसको उन्होंने। ठीक है, मूल अधिकारों को और आर्थिक कार्यक्रम जो भी बनने थे कांग्रेस के, इनका ड्राफ्ट तैयार किया था जवाहरलाल नेहरू ने और ये पास भी हो गया था। ठीक है, इस अधिवेशन के अंदर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? तो इस प्रश्न का जवाब जो है दोस्तों वो आपको दे देता हूं। इस प्रश्न का आंसर है सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद ने क्रिप्स मिशन के साथ वार्ता की थी कांग्रेस की ओर से। आप लोग जानते हैं क्रिप्स मिशन भारत में 1942 में आया था। ब्रिटिश सरकार ने अपने मंत्री स्टैफोर्ड क्रिप्स को भारत में भेजा था भारत की संवैधानिक समस्या को सुलझाने के लिए। इन्होंने भारत के सामने कई तरह के ऑफर रखे थे जो कि ब्रिटिश सरकार ने ही भेजे थे इनके साथ। तो इनके किसी भी ऑफर को ना तो कांग्रेस ने माना और ना ही मुस्लिम लीग ने माना। ठीक है, इन्होंने ऑफर रखा था कि जो उस वक्त द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत की संविधान सभा की स्थापना की जाएगी, लेकिन भारत की आजादी की मांग के ऊपर इन्होंने कोई भी बात नहीं की थी। ठीक है, तो इसलिए क्रिप्स मिशन ने जो भी प्रस्ताव रखे थे ये सारे फेल हो गए थे और क्रिप्स के साथ जो चर्चा करने वाले लोग थे ये थे पंडित नेहरू और मौलाना आजाद। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दो कथन आपको दिए गए हैं और बताना है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं। तो पहला कथन देखिए, 1936 ईस्वी में हस्ताक्षरित बंबई मैनिफेस्टो प्रत्यक्ष रूप से समाजवादी आदर्शों के प्रतिपादन का विरोधी था। ठीक है, और दूसरा देखिए, इसको समस्त भारत से वृहत व्यापारिक समुदाय का सहयोग मिला था। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? तो इस प्रश्न का जवाब है ए, केवल एक। ठीक है, तो ये जो है दोस्तों पहला कथन है ये सही है और दूसरा कथन गलत है। पहला कथन देखिए दोस्तों क्या कहता है आपको, 1936 ईस्वी में हस्ताक्षरित बंबई मैनिफेस्टो प्रत्यक्ष रूप से समाजवादी आदर्शों के प्रतिपादन का विरोधी था। तो ये समाजवादी आदर्श भारत में
एक प्रकार से इनका प्रतिनिधित्व कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू के जो विचार थे उनको खारिज किया गया था बंबई मैनिफेस्टो के द्वारा, भारत के उस वक्त के 21 उद्योगपतियों के द्वारा। ठीक है, तो ये जो उद्योगपति थे ये मानते थे कि जवाहरलाल नेहरू जो समाजवादी आदर्श लेके चल रहे हैं ये देश की शांति और समृद्धि के प्रतिकूल होंगे। ठीक है, यानी कि देश का जो व्यापारी समुदाय था उसका कोई खास समर्थन नहीं था जवाहरलाल नेहरू के समाजवादी आदर्शों को। ठीक है, तो यही बंबई मैनिफेस्टो था जो कि 21 उद्योगपतियों ने इसके ऊपर साइन किए थे। ठीक है, और नेहरू के समाजवादी आदर्शों को का विरोध किया गया था। लेकिन दूसरा कथन दोस्तों इसलिए सही नहीं है क्योंकि यह कहता है कि समस्त भारत से वृहत व्यापारिक समुदाय का सहयोग था। ऐसा नहीं था क्योंकि 21 थे। ठीक है, खास तौर पे वो भी जो बंबई के जो व्यापारी थे वो इसमें शामिल थे। ठीक है, तो पूरे भारत के व्यापारी इसमें शामिल हों ऐसा भी नहीं है। तो हमारा जो कथन एक है वो सही है, यानी कि हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा ए। तो आज के लेसन का पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है दोस्तों। बड़े ही ध्यान से आपने प्रश्न पढ़ना है, प्रश्न बहुत ही ध्यान से पढ़ने हैं दोस्तों। ये बात मैं हर एक लेसन में कह चुका हूं पहले, जो भी लेसन हमने इसके पहले बनाए हैं। ठीक है, तो 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की भू व्यवस्था प्रणाली के लागू होने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई थी। निम्नलिखित प्रावधानों में से किसी एक को सामान्यतः इसके कारक के रूप में जोड़कर देखा जाता है। तो दोस्तों प्रश्न जो है ये है लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा जो भू व्यवस्था प्रणाली लागू की थी उससे जुड़ा हुआ, और इसके कारण क्या हुआ था कि कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी आई थी। और यही प्रश्न पूछा गया कि क्यों आई थी कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी। ठीक है, और नीचे हमको जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से आपको कोई एक देखना है कि किसी एक को सामान्यतः इसके कारक के रूप में जोड़कर देखा जाता है। कोई एक आपने ऐसा कोई कारण देखना है जिसके कारण कानूनी विवादों की प्रवृत्ति बढ़ गई थी। तो आप पहला देखिए दोस्तों ऑप्शन, रैयत की तुलना में जमींदार की स्थिति को अधिक सशक्त बनाना। तो दोस्तों इसके कारण कोई ऐसी कोई कानूनी विवाद बढ़े नहीं थे, कम से कम इस कारण कि रैयत की तुलना में जमींदार की स्थिति को अधिक सशक्त बनाना। तो ये तो था ही दोस्तों कि जमींदार की स्थिति अधिक सशक्त बना दी गई थी। जमींदार जो था उसको जमीन का मालिक बना दिया गया था। ठीक है, तो जमींदार की स्थिति तो सशक्त थी ही, लेकिन इसके कारण ऐसा नहीं था कि केवल इसी चीज के कारण कानूनी विवाद बढ़ गए। दूसरी बात देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को जमींदारों का अधिपति बनाना। अब दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी तो अधिपति थी ही जमींदारों की, बनाना क्या है मतलब इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर इसके कारण कोई ऐसी कानूनी विवाद बढ़ गए हो ऐसी कोई बात नहीं थी। ठीक है, जमींदार जमीन के मालिक थे, लेकिन जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो जमींदारों की मालिक थी एक प्रकार से। ठीक है, तो इसके कारण कानूनी विवादों का बढ़ना ये कोई बात नहीं जचती है। ठीक है, तीसरी बात देखिए, न्यायिक पद्धति को अधिक कार्यकुशल बनाना। तो दोस्तों ऐसा भी कोई बात नहीं आती हमारे सामने कि न्यायिक पद्धति बहुत ज्यादा कार्यकुशल हो गई थी और इसके कारण जो कानूनी विवाद हैं वो बढ़ गए थे। ठीक है, कोई बहुत ज्यादा कार्यकुशल नहीं हुई थी न्यायिक पद्धति। हालांकि न्यायिक पद्धति की कुछ बात जरूर है, कुछ ऐसी चीजें जरूर हैं जिनके कारण कानूनी विवाद बढ़े थे, उसके बारे में जिक्र करूंगा मैं यहाँ पर। दोस्तों कुल मिलाकर ये तीनों चीजें तो कम से कम नहीं है, ठीक है, जिनके कारण कानूनी विवाद बढ़े हों। अब देखिए हमारा जो यहाँ पर ऑप्शन डी है दोस्तों, ये हमारा आंसर यहाँ पर बन जाता है कि उपयुक्त ए, बी तथा सी, इन तीनों कथनों में से कोई भी सही नहीं है। ठीक है, तीनों ही कथन गलत है अपने आप में दोस्तों। ठीक है, क्यों? ये कारण गलत इसलिए है क्योंकि जो स्थायी बंदोबस्त था दोस्तों, जो कॉर्नवालिस की भू व्यवस्था प्रणाली थी उसको कहा जाता था स्थायी बंदोबस्त। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त यानी कि परमानेंट सेटलमेंट। ठीक है, तो स्थायी बंदोबस्त के अंदर क्या किया गया था कि जमींदारों को जमीन का मालिक तो बना दिया गया था, लेकिन उनकी जो जमीन के ऊपर जो अधिकार क्षेत्र है वो पूरी तरह से डिफाइन नहीं किया गया था। ये प्रॉपर नहीं बताया गया था कि कितनी जमीन के वो मालिक हैं, कितनी के नहीं है। ठीक है, एक तो ये बड़ा कारण था। इसके अलावा जो न्यायालय के अंदर जो शुल्क हैं उनको हटा दिया गया था। ठीक है, जो अदालतें थी उनके अंदर से जो फीस वगैरह थी उसको हटा दिया गया था। तो उन्हें यह लग गया था कि कोई भी किसी को भी अदालत में घसीटने लग गया था। अब इससे आप ये मत सोच लीजिए कि न्यायिक पद्धति को अधिक कार्यकुशल बना दिया। न्यायिक पद्धति कोई कार्यकुशल नहीं हुई थी, केवल एक जो ऐसा रूल बनाया गया था ना कि जो न्यायालय में आप किसी को भी ले आए उसके ऊपर कोई भी फीस नहीं लगाई जाएगी। तो उसके कारण बहुत ज्यादा कानूनी विवाद बढ़ने लग गए थे। ठीक है, हर किसी को हर कोई अदालत में घसीटने लग गया था, ये एक बड़ा कारण था। ठीक है, इवन जो साधारण लोग थे वो जो सरकारी नौकर थे उनके ऊपर भी बड़े ही आसानी से मुकदमा कर सकते थे। ठीक है, जो सरकारी नौकर मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में जो काम करते थे,
सरकारी जो नौकर थे उनके ऊपर भी बड़ी आसानी से मुकदमा किया जा सकता था। ठीक है, तो ये कुछ कारण थे जिनके कारण जो कानूनी विवाद थे वो बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। ठीक है, और इनके अलावा जो जमीन थी, जमीन को बिक्री योग्य भी बना दिया था। ठीक है, सरकार ने एक नियम बनाया था कि जो भी जमीन है जमींदारों की वो बिक्री योग्य भी है। ठीक है, तो इसके कारण भी कई आपस में विवाद हुए लोगों के। ठीक है, इस कारण भी कानूनी विवाद बढ़े। तो दोस्तों इस तरह से हमारा जो सही ऑप्शन यहां पर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। सबसे बड़ा कारण तो आप यही मान सकते हैं कि भैया जो अदालतें थी उनका जो शुल्क था, उनकी जो फीस थी वो हटा ली गई थी और हर किसी को अदालतों में घसीटने लग गया था और जो जमीन थी उसको बिक्री के योग्य बना दिया गया था। इसके कारण भी आपस में विवाद बहुत ज्यादा हो गए थे। एक और चीज, जमींदारों और किसानों के बीच में काफी बिचौलिए भी पैदा हो गए थे। ठीक है, इसके कारण भी विवाद बहुत ज्यादा होने लगा था। तो ये तमाम चीजें हैं दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में 19वीं शताब्दी के जनजातीय विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्व ने साझा कारण मुहैया करवाया? तो दोस्तों अब यहां पर भी दोस्तों जो प्रश्न है वो साझा कारण आपको देखना है। कोई एक ऐसा कारण आपको देखना है जिसके कारण जनजातीय विद्रोह बहुत ज्यादा होने लगे। अब आप जब भी जितने भी ऑप्शन पढ़ेंगे आपको ऐसा लगेगा भैया कारण तो ये भी है, कारण तो ये भी है, लेकिन कोई साझा कारण आपको देखना है यहां पर। ठीक है, इसीलिए जो यूपीएससी है वो प्रश्न इस तरह के बनाती है। ठीक है, वो आपका कंसेप्ट देखती है, आपकी गहराई देखती है। ठीक है, कि आप कितना आपने गहराई से स्टडी की है। तो पहला दोस्तों जो ऑप्शन है वो देखिए, भू राजस्व की नई प्रणाली का लागू होना और जनजातीय उत्पादों पर कर लगाया जाना। पहला ऑप्शन देखिए दोस्तों। अब पहले ऑप्शन में यह है कि भू राजस्व की नई प्रणाली का लागू होना, तो यह तो दोस्तों हुआ था। ठीक है, भू राजस्व की नई प्रणाली लागू होना, लेकिन ये जनजातीय उत्पादों पर कर लगाया जाना ऐसी कोई बात सामने नहीं आती है। ठीक है, तो ये अपने आप में कोई इतनी सही बात नहीं है। और ये जो भू राजस्व की नई प्रणाली ये हर एक जनजातीय क्षेत्र में अलग अलग तरीके से हुई थी। ठीक है, तो ये आपका सही ऑप्शन नहीं हो, साझा कारण नहीं हो सकता, जो बहुत सारे लगातार जनजातीय विद्रोह हुए थे। ठीक है, और दूसरा देखिए बी, जनजातीय क्षेत्रों में विदेशी धर्म प्रचारकों का प्रभाव। अब यह भी एक कारण है लेकिन यह साझा कारण नहीं है दोस्तों। जनजातीय क्षेत्रों में विदेशी धर्म प्रचारक लगातार आ रहे थे, ईसाई धर्म प्रचारक लगातार आ रहे थे, लेकिन उनका प्रभाव यह कोई साझा कारण नहीं है। कुछ क्षेत्रों में प्रचारक जा रहे थे, कुछ क्षेत्रों में नहीं गए थे। ठीक है, अब सी देखिए, जनजातीय क्षेत्रों में बिचौलियों के रूप में बड़ी संख्या में महाजनों, व्यापारियों और लगान के ठेकेदारों का बढ़ना। अब यह भी एक कारण है लेकिन यह साझा कारण नहीं है। वही बात दोस्तों, जनजातीय क्षेत्र बहुत सारे हैं हमारे देश के अंदर और ऐसा नहीं था कि हर एक क्षेत्र के अंदर ये महाजनों, व्यापारियों और लगान के ठेकेदार बढ़ गए थे। ठीक है, कुछ क्षेत्रों में बढ़े थे, तो ये साझा कारण नहीं। अब साझा कारण क्या है दोस्तों? साझा कारण आप देखिए, जो हमारा ऑप्शन है डी, जनजातीय समुदायों की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण। विदारण मतलब दोस्तों डिसरप्शन। ठीक है, डिसरप्शन आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, जो जनजातीय समुदाय थे उनकी जो पुरानी जो भूमि व्यवस्था थी वो पूरी तरह से उसको खत्म कर दिया गया था। ठीक है, नॉर्मली ये माना जाता था कि जो जनजातीय क्षेत्र हैं, ठीक है, आदिवासी जो क्षेत्र हैं, उनके ऊपर जो मालिकाना हक है वो वहां रहने वाले आदिवासियों का ही है। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था, कंपनी ने क्या किया था कि भैया अब इनका कोई हक नहीं है, आदिवासियों कोई हक नहीं है, जितनी भी जमीन है ये सारी सरकार की जमीन है। ठीक है, उनका हक ही पूरी तरह से खत्म कर दिया गया था। ठीक है, तो ये एक साझा कारण था। ठीक है, जनजातीय समुदायों की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण, जितनी भी पूरी उनकी भूमि संबंधी व्यवस्था थी वो पूरी की पूरी व्यवस्था ही भैया खत्म कर दी गई थी। तो ये एक कारण होता है दोस्तों। ठीक है, ये साझा कारण बन जाता है। अब अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है दोस्तों, भारत में औपनिवेशिक शासन काल में होम चार्जेस भारत से संपत्ति दोहन का महत्वपूर्ण अंग थे। निम्नलिखित में से कौन सी निधि या निधियां होम चार्जेस की संघटक थीं? अब दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि होम चार्जेस किस तरह से लगते थे। अगर आपने होम चार्जेस पढ़े हैं तब आप इस प्रश्न का आंसर कर सकते हैं। अब दोस्तों आपको यह प्रश्न दिया गया कि निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। तो आप तीनों जो कथन है उनको देखेंगे, उनके हिसाब से आपको अपने आंसर देने हैं। ठीक है, तो कथन बड़े ही ध्यान से आपको पढ़ने हैं। लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, क्या ये होम चार्जेस के अंदर थी? अगर आपने होम चार्जेस के बारे में पढ़ा है तो आप दे सकेंगे इसका आंसर। ठीक है, दूसरी बात देखिए, भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, तो क्या ये होम चार्जेस के अंदर थी?
तीसरी बात देखिए, भारत के बाहर हुए युद्धों को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, तो क्या ये भी होम चार्जेस के अंदर थी? अगर ये तीनों ही होम चार्जेस के अंदर रही हैं दोस्तों, आपके हिसाब से अगर ये तीनों होम चार्जेस में है तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, होम चार्जेस में जो चीजें हैं वो है 1 और 2। लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, लंदन में इंडिया ऑफिस था, वहां पर जो भारत का सेक्रेटरी बैठता था, ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो भारत का राज्य सचिव था वो लंदन में बैठता था। ठीक है, उसके ऑफिस के भरण पोषण के लिए जो भी राशि लगती थी, जितना भी पैसा लगता था, वो सारा भारत से आता था एक प्रकार से। ठीक है, तो भारत के ऊपर ये होम चार्जेस लगते थे जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के ऑफिस के भरण पोषण के लिए। इसी तरह से भारत में कार्यरत जो अंग्रेज कर्मचारी हैं, उनके वेतन और उनकी पेंशन वगैरह, ये सारी देने के लिए भी होम चार्जेस लगाए जाते थे भारत के ऊपर। ठीक है, तो ये दोनों चीजें तो होम चार्जेस के अंदर आती हैं, लेकिन भारत के बाहर हुए युद्धों को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, ये होम चार्जेस के अंदर नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो हमारा जो आंसर यहां पर बन जाएगा वो बन जाएगा बी, केवल 1 और 2। जो 3 नंबर है ये होम चार्जेस के तहत नहीं आती है। तो चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। सन 1893 में सर विलियम वेडरबर्न तथा डब्ल्यू.एस. केन ने किस उद्देश्य से इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी की स्थापना की थी? ठीक है, तो दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। इजी इस सेंस में कि कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं है ये। अगर आपने सर विलियम वेडरबर्न के बारे में पढ़ा है तब आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। ठीक है, एक तरह से आप कह सकते हैं फैक्चुअल प्रश्न है। ठीक है, तो इसका आंसर मैं आपको सीधा ही बता देता हूं। इसका आंसर है हमारा ए, कि भारत में राजनीतिक सुधारों हेतु हाउस ऑफ कॉमन्स में आंदोलन करने के लिए सर विलियम वेडरबर्न और डब्ल्यू.एस. केन ने इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी की स्थापना की थी। अब दोस्तों, अगर आपने आंसर को ध्यान से पढ़ा है जो मैंने आपको बताया है, तो इसमें कहा गया है कि भारत में राजनीतिक सुधारों हेतु हाउस ऑफ कॉमन्स में आंदोलन करने के लिए, यानी कि जो इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी की स्थापना हुई थी ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में हुई थी दोस्तों। ठीक है, सन 1893 में सर विलियम वेडरबर्न ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए चुने गए थे, लिबरल सदस्य थे ये। ठीक है, काफी उदारवादी माने जाते थे। ठीक है, तो ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए चुने गए और ये चाहते थे कि भारत में राजनीतिक सुधार हो, इसीलिए इन्होंने डब्ल्यू.एस. केन के साथ मिलकर इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी की स्थापना की थी। अब विलियम वेडरबर्न ऐसे क्यों थे, भारत में राजनीतिक सुधार ये क्यों चाहते थे, भारत के प्रति उदार क्यों थे? वो इसलिए थे क्योंकि जो विलियम वेडरबर्न थे ये कांग्रेस के संस्थापक सदस्य भी थे। ठीक है, 1885 में आप लोगों को याद होगा कि बंबई में कांग्रेस की स्थापना की गई थी। ए.ओ. ह्यूम जो थे उन्होंने कांग्रेस की स्थापना की थी, ब्रिटिश अफसर ए.ओ. ह्यूम, इनके बारे में तो आप जानते ही हैं। लेकिन ए.ओ. ह्यूम के साथ सर विलियम वेडरबर्न भी थे जो कांग्रेस के संस्थापक थे, और एक तीसरे अंग्रेज और थे, उनका नाम था जस्टिन गॉन जॉर्डिन। ठीक है, तो ये 3 अंग्रेज थे जो उस वक्त कांग्रेस में शामिल हुए थे संस्थापक सदस्य के तौर पर। ठीक है, जस्टिन गॉन जॉर्डिन, सर विलियम वेडरबर्न और ए.ओ. ह्यूम। तो सर विलियम वेडरबर्न ने कांग्रेस नेताओं के साथ काफी काम किया था। उसके बाद वो इंग्लैंड चले गए थे, वहां जाकर उन्होंने इलेक्शन लड़े तो पार्लियामेंट के लिए चुने गए, हाउस ऑफ कॉमन्स। ठीक है, जो इंग्लैंड की लोकसभा है आप कह सकते हैं, उसके लिए जब वो चुने गए तो वहां जाकर उन्होंने भारत में राजनीतिक सुधारों हेतु आंदोलन करने के लिए इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी की स्थापना की थी। ठीक है, सर विलियम वेडरबर्न जो थे ये आगे चलकर कांग्रेस के सदस्य भी बने थे, अध्यक्ष भी बने थे दोस्तों। ठीक है, सदस्य तो पहले ही थे, अध्यक्ष भी बने थे ये। तो ये है दोस्तों इस प्रश्न का हमारा उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं। महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित होती हैं और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वो क्या संदेश था जिसने महात्मा गांधी को ही बदल डाला? अब दोस्तों इसका आंसर आप तभी दे सकते हैं जब आपने महात्मा गांधी को ध्यान से पढ़ा होगा तो। ठीक है, तो इसका आंसर मैं आपको सीधा बता देता हूं। आंसर जो है हमारा बी, व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है, यानी कि सबका कल्याण होगा तो किसी भी व्यक्ति का कल्याण हो ही जाएगा। ठीक है, यानी पूरे भारत का अगर कल्याण होगा तो उसमें मेरा भी कल्याण हो जाएगा दोस्तों, आपका भी कल्याण हो जाएगा। तो महात्मा गांधी ने ये जो किताब पढ़ी थी अनटू दिस लास्ट, इस किताब के अंदर कुछ इसी तरह के विचार प्रकट किए गए थे जॉन रस्किन के द्वारा। ठीक है, ब्रिटिश एक अंग्रेज लेखक थे जॉन रस्किन, उनके द्वारा इस किताब में कुछ इस तरह के विचार प्रकट किए गए थे कि सभी का अगर कल्याण होगा तो व्यक्ति
का कल्याण भी होगा, प्राणी मात्र का कल्याण भी होगा। ठीक है, तो महात्मा गांधी को बहुत प्रभावित किया जॉन रस्किन के इस विचार ने, और इसी के कारण आगे चलकर महात्मा गांधी ने इस पुस्तक को ट्रांसलेट भी किया अनटू दिस लास्ट पुस्तक को। और साथ ही महात्मा गांधी ने जो आगे चलकर जो आइडियाज उन्होंने बनाई, जैसे सर्वोदय का एक कंसेप्ट महात्मा गांधी ने दिया था, अंत्योदय का कॉन्सेप्ट महात्मा गांधी ने दिया था। तो ये जो भी कॉन्सेप्ट महात्मा गांधी ने दिए थे, सर्वोदय और एक अंत्योदय, ठीक है, तो ये जो कंसेप्ट थे ये इसी पुस्तक से ही निकले थे। ठीक है, इस पुस्तक को पढ़कर महात्मा गांधी की जो धारणा बनी थी उसी से महात्मा गांधी ने ये कंसेप्ट तैयार किए थे। सर्वोदय यानी कि सभी का उदय, ठीक है, सभी का विकास। अंत्योदय जो पंक्ति में आखिर में खड़ा है, लाइन में जो लास्ट में खड़ा है, उसका विकास। ठीक है, तो ये सभी विचार महात्मा गांधी के यहीं से आए थे। आगे 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी एक टिप्पणी सत्य नहीं है? अब दोस्तों ये एक विवादित प्रश्न आप कह सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर काफी ज्यादा विवाद हुआ था जब ये प्रश्न आया था। तो 2011 में ये प्रश्न आया था, इसके ऊपर काफी विवाद है इसके आंसर के ऊपर। हालांकि यूपीएससी ने जो आंसर दिया है मैं उसी के हिसाब से आपको इसका आंसर बताऊंगा। अब प्रश्न है कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी एक टिप्पणी सत्य नहीं है? तो आपको वो चुननी है जो सत्य नहीं है। जो सत्य है वो आपका आंसर नहीं है, जो राइट है वो आपका आंसर नहीं है, जो टिप्पणी सत्य है यानी जो कमेंट सही है वो आपका आंसर नहीं है, जो असत्य है, जो गलत है, वो आपका आंसर है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, पहला मैं डी से शुरू करता हूं। इसने सामान्य श्रमिक वर्ग को आकर्षित नहीं किया। तो सही बात है दोस्तों, जो भारत छोड़ो आंदोलन था उसमें जो सामान्य श्रमिक वर्ग शामिल नहीं हुआ था। सामान्य श्रमिक वर्ग नॉर्मली साम्यवादियों के साथ, कम्युनिस्ट जो हैं उनके साथ जुड़ा हुआ था, और जो कम्युनिस्ट थे, कम्युनिस्टों ने 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन था उसका एक प्रकार से बहिष्कार किया था। ठीक है, उनको लगता था कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये देश के बड़े बड़े लोगों का, बड़े पूंजीपतियों का आंदोलन है, बड़े पूंजीपतियों का साथ दे रही है कांग्रेस। ठीक है, तो साम्यवादी जो थे वो इस आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए थे, इसी कारण श्रमिक वर्ग भी बहुत ही कम इस आंदोलन से जुड़ा था। तो ये अपने आप में कथन सही है, यानी कि हमारा आंसर नहीं है। अब दूसरा देखिए, ये आंदोलन स्वतः प्रवर्तित था। तो ये भी बात सही है दोस्तों, क्योंकि इस आंदोलन के जितने भी नेता थे उनको इस आंदोलन की बिल्कुल शुरुआत में ही गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, जैसे ही ये आंदोलन शुरू हुआ था तभी इस आंदोलन के सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। 3 अगस्त 1942 को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने बंबई में एक अधिवेशन किया था। ठीक है, और इसी में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। ठीक है, 3 अगस्त 1942 में। तो इसी में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ बंबई के अंदर। लेकिन उसी के साथ ही अंग्रेजों ने जितने भी बड़े कांग्रेस के नेता है सभी को गिरफ्तार कर लिया। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जितने भी बड़े नेता थे सभी को गिरफ्तार कर लिया था। ठीक है, तो कोई बड़ा नेता बचा नहीं था। तो ये आंदोलन स्वतः प्रवर्तित था। कांग्रेस की जो दूसरी पंक्ति के जो नेता थे उन्होंने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया, चलाया, और जनता ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया और चलाया। अब बात यह आती है कि ये जो बाकी जो दोनों ऑप्शन है दोस्तों, इन्हीं को लेकर विवाद है। ठीक है, अब पहले दोनों जो टिप्पणियां हैं, पहले दोनों जो कमेंट है मैंने आपको बताए हैं, डी भी सही है, सी भी सही है। लेकिन जब बी की बारी आती है, इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था, तो ये जो दोस्तों अपने आप में है ये सही नहीं है। ये सही नहीं है क्योंकि महात्मा गांधी ने नेतृत्व नहीं किया था। ठीक है, नेतृत्व क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि 42 में जैसे ही आंदोलन शुरू हुआ सभी को गिरफ्तार कर लिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, तो जितने टाइम ये आंदोलन चलता रहा लगभग महात्मा गांधी जेल में ही थे। ठीक है, कोई आखिरी समय में गांधी जी बाहर आए थे जब ये आंदोलन खत्म होने वाला था लगभग। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने नेतृत्व नहीं किया। शुरुआत जरूर कही जा सकती है, अधिवेशन में प्रस्ताव पारित किया गया था, लेकिन उसी के साथ ही गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। तो गांधी जी ने नेतृत्व नहीं किया, तो ये कथन गलत है। अब ये गलत है, इसका मतलब हमारा आंसर यही होना चाहिए, यही हमारा आंसर होना चाहिए, हमारा आंसर बी होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अब ऊपर जब ए वाला कथन आप पढ़ेंगे, ये आंदोलन अहिंसक था। ठीक है, तो आप पढ़ेंगे, आप सोचेंगे भैया जो भारत छोड़ो आंदोलन था 1942 का, ये अहिंसक आंदोलन तो नहीं था, बहुत सारी हिंसा हुई थी इस आंदोलन के अंदर। ठीक है, आप पाएंगे कि भैया ये जो इन्होंने कथन दिया है कि अहिंसक आंदोलन था, ये भी अपने आप में गलत टिप्पणी है, गलत कमेंट है। कैसे? बताया जाता है कि इस दौर में कुल 250 ऐसे रेलवे स्टेशन थे दोस्तों जिनको जला दिया गया था।
150 पुलिस थाने थे जिनमें तोड़फोड़ की गई थी, जला दिया गया था, आगजनी की गई थी। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई थी। और जब आंदोलनकारियों ने इस तरह की घटनाएं की तो अंग्रेजों ने और भी ज्यादा बदले में उनके ऊपर अत्याचार किए। ठीक है, तो यही कहा जा सकता है कि ये आंदोलन भैया अहिंसक तो नहीं था, हिंसक आंदोलन था ये एक प्रकार से। ठीक है, तो ये जो कथन यहां पर दिया है कि ये आंदोलन अहिंसक था, तो ये कथन भी गलत है। अब इस हिसाब से जो हमारे से प्रश्न पूछा गया कि कोई एक टिप्पणी सत्य नहीं है, ठीक है, तो यहां पर दो टिप्पणियां ऐसे आ रही हैं जो सत्य नहीं है, तो आंसर ए और बी दोनों होने चाहिए। लेकिन यूपीएससी ने जो आंसर माना है दोस्तों, यूपीएससी ने आंसर माना था इसका बी। ठीक है, 2011 की जो आंसर की है वो शायद अभी आपको नहीं मिलेगी, लेकिन एक जगह पर मुझे उसी का रेफरेंस देते हुए आंसर मिला कि यूपीएससी ने 2011 में आंसर माना था बी के नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। ये गलत है, ये टिप्पणी गलत है। इसको तो हम गलत मान ही रहे हैं क्योंकि महात्मा गांधी ने आंदोलन नहीं किया था। ये जो कांग्रेस की दूसरी पंक्ति के नेता थे, जो लीडर थे, उन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। एक प्रकार से जनता ने खुद इस आंदोलन को चलाया था। तो ये कमेंट गलत है और ये हमारा आंसर हो सकता है, लेकिन जब ए को पढ़ते हैं तो भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन अब इसमें यूपीएससी ने शायद ये माना है कि भैया ये जो आंदोलन है 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, ये अपेक्षाकृत उग्र था बाकी आंदोलनों के मुकाबले। ठीक है, गांधी जी ने जो बाकी आंदोलन चलाए थे, सभी ने अवज्ञा आंदोलन चलाया था, असहयोग आंदोलन चलाया था, उनके मुकाबले ये उग्र आंदोलन कहा जा सकता है इसको, लेकिन हिंसक नहीं कहा जा सकता। शायद यूपीएससी ने यही माना है, इसको उग्र आंदोलन माना है, हिंसक आंदोलन यूपीएससी ने इसको नहीं माना। कारण यह भी है क्योंकि महात्मा गांधी ने इस आंदोलन में हुई जो हिंसा हुई थी जनता की ओर से, उसको हिंसा मानने से इनकार कर दिया था। गांधी जी ने कहा था कि भैया जनता ने जो हिंसा की वो स्टेट की, यानी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, स्टेट की बड़ी हिंसा के प्रति एक प्रतिक्रिया थी। स्टेट की बड़ी हिंसा का बहुत ही छोटा सा जवाब था जनता की हिंसा। ठीक है, महात्मा गांधी ने जो स्टेट की हिंसा है, ब्रिटिश गवर्नमेंट की हिंसा है, उसको ज्यादा बड़ी हिंसा माना था। जनता की जो थानों में आग लगाना, स्टेशनों को आग लगाना, महात्मा गांधी ने इसको बहुत ही छोटी हिंसा माना था। ठीक है, तो इसीलिए यूपीएससी का आंसर है इसका बी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप इसको अच्छी तरह से समझ पाए होंगे इस चीज को। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने का क्या कारण था? तो खेड़ा का जो दोस्तों आंदोलन था, महात्मा गांधी के शुरुआती आंदोलनों में से था। ठीक है, महात्मा गांधी ने शुरुआत में जो आंदोलन किए थे आप लोगों को याद होगा, जो चंपारण आंदोलन है, खेड़ा आंदोलन है, अहमदाबाद में जो मिल मजदूरों का जो आंदोलन था, है ना, ये जो आंदोलन हुए थे ये शुरुआती आंदोलन थे। तो खेड़ा का जो आंदोलन है ये 1918 में किया गया था। तो महात्मा गांधी ने किन कारणों से इस आंदोलन को किया था? अब हमारे सामने ये दो कथन दिए गए हैं और इन दोनों कथनों के हिसाब से ये प्रश्न पूछा गया कि उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है। तो इसका आंसर दोस्तों है, वो मैं आपको बता देता हूं कि ए, केवल एक, यानी केवल ये जो एक कथन है ना, ये सही है कि अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की थी। दरअसल उन दिनों में खेड़ा में, जो गुजरात का एक जिला था, तो इसके अंदर बहुत जबरदस्त अकाल पड़ा था। ठीक है, लेकिन बहुत जबरदस्त अकाल पड़ने के बावजूद जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, प्रशासन था, उसने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की। ठीक है, उन्होंने कहा भैया आपको लगान तो देना ही पड़ेगा, मालगुजारी तो आपको देनी ही पड़ेगी। अब किसान ऐसे में बहुत ज्यादा चिंतित थे, इवन ना स्थगित तो की ही नहीं बल्कि 23% बढ़ा दी मालगुजारी। ठीक है, तो ऐसे में महात्मा गांधी ने यहां पर आकर आंदोलन किया था। तो इस आंदोलन का जो रिजल्ट था वो किसानों के पक्ष में ही निकला था। ठीक है, अंत में सरकार को झुकना पड़ा था यहां पर। तो ये है दोस्तों, यहां पर खेड़ा के किसानों के लिए अकाल पड़ने के बावजूद भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की थी। और ये जो प्रशासन का ये प्रस्ताव था गुजरात में स्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया जाए, तो स्थायी बंदोबस्त की यहां पर ऐसी कोई बात ही नहीं थी, ये तो कोई खास बात ही नहीं है। तो हमारा ऑप्शन, हमारा जो पहला कथन है ये ठीक है और आंसर जो है हमारा वो है ए। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति। अब दोस्तों उषा मेहता की ख्याति, जैसा कि हम पहले 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में जिक्र कर चुके हैं, तो उषा मेहता की ख्याति जो है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से ही जुड़ी हुई है। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन में उषा मेहता ने क्या किया था? उषा मेहता ने दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन में गुप्त रेडियो चलाया था, गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाया था। जैसा कि मैंने बात की थी कि भारत छोड़ो आंदोलन को कांग्रेस की द्वितीय पंक्ति के नेताओं ने आगे बढ़ाया था।
जिनमें उषा मेहता भी थी, ठीक है, और इवन जेपी, जिन्होंने जैसे जेपी मूवमेंट 1975 में चलाई थी, ठीक है, जयप्रकाश नारायण, तो उन्होंने भी बहुत बड़ा योगदान दिया था। 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन था, ठीक है, जो कांग्रेस की दूसरी पंक्ति के नेता थे, इन्होंने ये आंदोलन चलाया था। तो उषा मेहता काफी मशहूर हुई थी इस दौर में। उन्होंने अंडरग्राउंड रहकर गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाया था। इससे काफी समय तक जनता को कांग्रेस की गतिविधियों का पता लगता रहा, कांग्रेस आगे क्या काम करने जा रही है, कांग्रेस लीडर क्या काम करने जा रहे हैं, कहां पर धरना देना है, कहां पे प्रदर्शन करना है। तो ये गुप्त कांग्रेस रेडियो कई महीनों तक चलता रहा और आंदोलन को मजबूती प्रदान की थी इसने। तो उषा मेहता की यही ख्याति है दोस्तों, ठीक है। आगे, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल के संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किसकी या किस किस की अनुशंसा की गई थी? तो नेहरू रिपोर्ट जो है दोस्तों, ये 1928 में आई थी। 1928 में मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष थे, ठीक है, मोतीलाल नेहरू की अगुवाई में नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई थी। अब मोतीलाल नेहरू कौन थे ये आपको पता होगा, फिर भी बता देता हूं कि जवाहरलाल नेहरू के पिता थे, ठीक है, और बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे। तो इन्होंने जो नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी, उसमें क्या क्या अनुशंसाएं थी, क्या क्या प्रावधान थे, तो वो आपको पता होने चाहिए। उसी के हिसाब से आप अपना आंसर दे सकते हैं। तो प्रश्न आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनना है। तो ये जो ऊपर आपको अनुशंसाएं दी गई हैं, अगर आप इनमें से पता लगा लेंगे कि कौन सी अनुशंसाएं नेहरू रिपोर्ट में थी, तो आपका आंसर सही हो जाएगा। तो दोस्तों आपको पढ़नी पड़ेगी, तो पढ़िए। पहला जो है, भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता। तो क्या ये बात नेहरू रिपोर्ट में थी? जी नहीं, ये बात नेहरू रिपोर्ट में नहीं थी। नेहरू रिपोर्ट में भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस मांगा गया था, ठीक है, भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी कि भारत एक प्रकार से स्वायत्त होगा ब्रिटिश क्राउन के तहत, ठीक है। भारत के अंदर एक द्विसदनीय विधानमंडल होगा, जैसे कि आज लोकसभा राज्यसभा है, उसी प्रकार से द्विसदनीय विधानमंडल होगा, मंत्रिपरिषद होगी, मंत्रिपरिषद देश को चलाएगी, और जो ब्रिटिश क्राउन होगा वो केवल नाम मात्र के लिए देश का प्रधान होगा, ठीक है। तो इस तरह की डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी इस रिपोर्ट के अंदर, पूर्ण स्वतंत्रता की बात नहीं की गई थी। आगे की दोनों बातें, दूसरी और तीसरी, ये दोनों कथन सही है दोस्तों। ये दोनों अनुशंसाएं नेहरू रिपोर्ट में थी कि अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्रों, ठीक है। तो नेहरू रिपोर्ट ने पृथक निर्वाचन को खारिज कर दिया था। 1909 के जो मार्ले मिंटो सुधार थे, मार्ले मिंटो अधिनियम की बात जब आती है 1909 का, उसमें पृथक निर्वाचन प्रणाली शुरू कर दी गई थी, मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दे दिए गए थे, ठीक है। लेकिन नेहरू रिपोर्ट में कहा गया था कि अल्पसंख्यकों के लिए कोई भी पृथक निर्वाचन क्षेत्र नहीं होंगे, संयुक्त निर्वाचन होगा, ठीक है। तो पृथक निर्वाचन को खारिज किया था नेहरू रिपोर्ट ने। और साथ ही संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया था नेहरू रिपोर्ट के अंदर। तो ये था नेहरू रिपोर्ट के अंदर, और हमारा जो आंसर बनेगा यहां पर वो बनेगा बी, ठीक है, केवल 2 और 3, यानी कि केवल दूसरा कथन और तीसरा कथन, या दूसरी अनुशंसा और तीसरी अनुशंसा ठीक है, पहली गलत है। अब दोस्तों ये नेहरू रिपोर्ट आई क्यों थी? 1928 में आई थी, लेकिन क्यों आई थी? क्योंकि उस वक्त जो भारत सचिव थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, लॉर्ड बर्किनहेड, ठीक है, बर्किनहेड, इन्होंने एक प्रकार से चुनौती दे दी थी दोस्तों भारतीय नेताओं को, भारतीय कांग्रेस को, कि भैया भारतीय कांग्रेस भारत के संविधान सुधारों को बना ही नहीं सकती, भारत में संवैधानिक सुधारों के लिए कोई ठोस प्रस्ताव भारतीय कांग्रेस बना नहीं सकती, या भारतीय नेता बना नहीं सकते। तो इस चैलेंज को स्वीकार करते हुए नेहरू ने इस तरह की रिपोर्ट तैयार की थी, ठीक है, अपनी ओर से संवैधानिक सुधारों का प्रस्ताव तैयार किया गया था, और यही नेहरू रिपोर्ट थी। अब 1927 में भारत में साइमन कमीशन इसीलिए भेजा गया था, भारत में ये संवैधानिक सुधारों वगैरह को, इन सारी चीजों को चेक करने के लिए कि भारत में जो कानून चल रहा है 1919 वाला, वो कैसे चल रहा है, ठीक है। तो 1928 में जो बर्किनहेड ने जो चैलेंज दिया था, उस चैलेंज को स्वीकार करते हुए नेहरू रिपोर्ट लाई गई थी। तो ये था दोस्तों आज का लेसन। 9 प्रश्न थे कुल मिलाकर आज, और उम्मीद करता हूं कि आपको सभी ठीक लगे होंगे, जितनी भी व्याख्या की गई है आपको अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी हो दोस्तों, लेसन को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हो सके तो बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आपको जितने भी नए लेसन आएंगे उनके नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।